गुड मॉर्निंग। आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था के एक नया टॉपिक। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे सिटीजनशिप, नागरिकता। आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देखेंगे फंडामेंटल राइट, इसको मूल अधिकार भी बोला जाता है, मौलिक अधिकार या इसको बोला जाता है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है, अगर देखा जाए तो यह जो टॉपिक है एग्जाम के दृष्टि से और व्यक्ति के, नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आम जिंदगी में नागरिकों को संविधान से क्या अधिकार प्राप्त है, उनके क्या अधिकार है, वह हमको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा, तो फंडामेंटल राइट से। तो आज हम लोग देखने जाएंगे जो भारत के संविधान में नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में मौलिक अधिकार की मांग कब हुआ, और भारत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, नागरिकों को कैसे कैसे अधिकार प्राप्त है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग पढ़ेंगे और सारे बिंदुओं पर नजर रखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हेडिंग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। तो देखेंगे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखेंगे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। देखेंगे मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है। तो देखेंगे मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। देखेंगे मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। और देखेंगे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है कहां से लिया गया है, तो यह व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जानेंगे फंडामेंटल राइट के विषय में। जानने से पहले हम लोग बात को जानेंगे, एक होता है मानवाधिकार, मानवाधिकार, एक होता है विधिक या वैधानिक, विधिक अधिकार। देखेंगे विधिक अधिकार को बोला जाता है लीगल राइट, और एक होता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। देखेंगे 3 अधिकार के विषय में हम आप लोगों के सामने लिखे हैं। एक लिखे हैं मानवाधिकार जिसे ह्यूमन राइट कहते हैं, दूसरा लिखा गया है विधिक अधिकार जिसे लीगल राइट कहते हैं, और थर्ड लिखा गया है फंडामेंटल राइट। तो देखेंगे सवाल बनता है जब मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, विधिक अधिकार किसे कहते हैं, और मानवाधिकार किसे कहते हैं। तो देखेंगे ह्यूमन राइट क्या है, मानवाधिकार क्या है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ह्यूमन राइट क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, तो क्या बताएंगे। तो देखेंगे मानवाधिकार वह अधिकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। मानवाधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, उसे मानवाधिकार कहते हैं। जैसे काम पाने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार। देखेंगे मानवाधिकार को प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं, यानी मानवाधिकार वह अधिकार है जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त है, जिसे कोई नहीं छीन सकता है। इसे प्राकृतिक अधिकार भी बोलते हैं, जैसे हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार।
ये सारे मानवाधिकार में आते हैं। देखेंगे मानवाधिकार वो किसी देश और किसी सीमा में नहीं बांधा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है अमेरिका में, कोई पाकिस्तान में, तो उसको क्या पता है कहाँ है, वो रोएगा तो रोएगा, हंसेगा तो हंसेगा, इसे कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए इसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे मानवाधिकार किसे कहते हैं? मानवाधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मानवाधिकार। देखेंगे अगला पॉइंट है विधिक अधिकार। इसी को कानूनी अधिकार भी बोलते हैं, लीगल राइट बोलते हैं। तो देखेंगे किसी भी देश के विधायिका के द्वारा, किसी भी देश के विधायिका के द्वारा अधिनियम पारित करके जो अधिकार दिए जाते हैं उसी को बोलते हैं विधिक अधिकार, लीगल राइट। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं ना? विधिक अधिकार किसे कहते हैं? तो वह अधिकार जिसे किसी देश के विधायिका के द्वारा यानी संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके जो अधिकार दिए जाते हैं उसको बोलते हैं विधिक अधिकार। और है मौलिक अधिकार। तो देखेंगे किसी भी देश में रहने वाले निवासियों और व्यक्तियों, किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों और व्यक्तियों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट। देखेंगे दो बात बोले हैं, किसी भी देश में रहने वाले नागरिक और यहां पर व्यक्ति, किसी भी देश में रहने वाले नागरिक और व्यक्ति। तो नागरिक पिछले क्लास में हम बताए थे नागरिक कौन होते हैं? जिसे उस राज्य का पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, और व्यक्ति में विदेशी भी हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार देशी को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। तो इसीलिए बोलते हैं मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी देश में या किसी राज्य में रहने वाले नागरिक और निवासी या व्यक्ति को उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो अधिकार दिए गए उसे मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो लोकतंत्र को रक्षा करने में मदद करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है ऐसा अधिकार है जिसे कोई नहीं छीन सकता है। मौलिक अधिकार जो है राज्य के विपरीत दिया जाता है, राज्य के विरोध में दिए जाते हैं। यानी जो मौलिक अधिकार आपके संविधान में वर्णित है उसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार का क्षति होता है, किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय उसे लागू करवा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे मौलिक अधिकार का इतिहास। तो देखेंगे सबसे पहले मौलिक अधिकार आया कहां से, यह मैग्ना कार्टा वर्ड आया कहां से? तो देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ लिखित रूप से, हस्ताक्षरित रूप से कुछ अधिकार दिए गए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। राइट, देखेंगे अगर जिसको लिखना है लिख लेंगे। विश्व में सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को, ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार पत्र दिए गए जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में, ठीक है ना, यूएसए में, अमेरिका संविधान में अपने नागरिकों को
क्योंकि जब अमेरिका का संविधान बन के तैयार हुआ था 1791 में अमेरिकी नागरिकों को बिल ऑफ राइट के माध्यम से अमेरिका में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया। सब कब? तो 1791 ईस्वी में। देखेंगे भारत में इसकी मांग, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग कब हुई? तो भारत में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की मांग 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से किया गया था। अगर भारत को देखेंगे तो देखेंगे भारत में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की मांग 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से तिलक के द्वारा, तिलक जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में। देखेंगे अगर लिखित रूप से देखेंगे तो आधुनिक युग में 1791 में अमेरिका में। भारत में मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से। उसके बाद देखेंगे भारत में कई बार जो है मांग इसकी की गई, 1917 में, 1919 में। देखेंगे 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट का बुक था जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा भी मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। 1925 में कौन? एनी बेसेंट के द्वारा। उनकी बुक का नाम क्या था? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। यानी एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में भी फंडामेंटल राइट की मांग 1925 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं भारत में जो है 1928 में 27 में गठन हुआ था। 1928 में गठन हुआ था नेहरू रिपोर्ट का, तो नेहरू रिपोर्ट में भी मांग किया गया था। 1928-29 में जो है नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट की मांग किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट की मांग किया गया था। और देखेंगे कांग्रेस के द्वारा कब मांग किया गया था। एक क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं जो कांग्रेस के द्वारा कब मांग किया गया था, तो लिखेंगे कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1939 में, कराची में 1939 में जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में मौलिक अधिकार की मांग की गई। सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछ चुका है, सिविल सर्विस में, बिहार दरोगा में भी पूछ चुके हैं, कई तमाम एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछेगा जी कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर फंडामेंटल राइट की मांग कब किया गया था, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। और देखेंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, अब देखेंगे भारत का जब संविधान बन रहा था तो उसके लिए मौलिक अधिकार समिति था। मौलिक अधिकार समिति, तो देखेंगे मौलिक अधिकार समिति का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। देखेंगे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने कई समितियों का गठन किया था। अगर छोटे बड़े समितियों को देखेंगे तो लगभग 22 समिति था। तो उसमें जो एक मौलिक अधिकार समिति था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उपाध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। इन लोगों ने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय नागरिकों के लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार के इन्होंने सिफारिश किया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। राइट। तो भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, 7 प्रकार के। यानी भारत के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट 7 प्रकार का था, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, लेकिन मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। तो आइए इनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। देखेंगे मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये मानवाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त है और संविधान बताता है कि ये अधिकार अनुल्लंघनीय है। यानी अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि सभी 6 मौलिक अधिकारों में से के अंतर्गत है। यानी भारत का संविधान जो है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। अभी हम बता रहे थे मानवाधिकार, तो मानव अधिकार हैं, आप मानव हैं तो कैसा जिंदगी चाहते हैं। अगर आप मानव हैं तो आप कैसा जीवन चाहिएगा, गुलामी वाला जिंदगी या गरिमापूर्ण जीवन। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, मजदूर हो क्यों ना हो, वो कैसा जीवन चाहेगा, गुलामी कि गरिमापूर्ण। तो देखेंगे भारत का संविधान जो है भारत के नागरिकों को, प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन देना चाहता है, तो गरिमा का अधिकार यानी मान सम्मान के साथ जीना चाहता है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है। आइए देखते हैं। देखेंगे मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है, जिनकी गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है। यानी जो संविधान में मौलिक अधिकार दी गई है, जिसका वर्णन किया गया, उसकी गारंटी है, 100% गारंटी है। यानी मौलिक अधिकार है तो है, इसको लागू किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है आपसे। ठीक ना। इसीलिए हम बता रहे थे ये मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया जाता है, राज के विरुद्ध दिया जाता है। यानी राज अगर नहीं करेगा, राज नहीं मानेगा तो आप न्यायालय में जाएंगे। ठीक ना। यानी राज्य को देना पड़ेगा। देखेंगे इन्हें जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू किया जाता है। गौरतलब है कि मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। यानी कुछ शर्तों के साथ अदालत इसे लागू कर सकता है। यानी मौलिक अधिकार अगर कोई छीनता है तो उसको न्यायालय कुछ शर्त के साथ लागू करा सकता है। देखेंगे इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, तो इसके क्या देखेंगे। इन्हें मौलिक अधिकार को 2 कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। वे संविधान में निहित है जो उन्हें गारंटी देता है, यानी फंडामेंटल राइट का गारंटी है, उसको लागू किया जाएगा। देखेंगे यह न्याय जोग यानी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका मतलब है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत इसे आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करेंगे उल्लंघन के मामले में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई कदम उठाते हैं। उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो किस अदालत में आप जा सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, यहां पर एकदम याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप कहां जाएंगे? तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखेंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। देखेंगे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उनसे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों के साथ उसका उल्लेख नीचे दिया गया है। तो देखेंगे आपके संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो 6 है। देखेंगे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो देखेंगे इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में है। तो देखेंगे मूल संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। देखेंगे एक मौलिक अधिकार था जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, तो देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार था इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 1 का एफ में संपत्ति का अधिकार का था। लेकिन वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसको देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है, देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे, सवाल पूछे जाते हैं जो किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में कानूनी अधिकार हो गया है, लीगल राइट हो गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। देखिएगा यहां आ भी गया जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं है मौलिक अधिकार, तो इसको जानते हैं। भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार था यानी संपत्ति का अधिकार। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच धन संपत्ति को न्याय संगत रूप से वितरित करने की दिशा में बाधा उत्पन्न होता था। क्योंकि भारत का संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है। क्या भारत का संविधान इक्वालिटी की बात करता है? भारत का संविधान समाजवाद की बात करता है। तीन को संपत्ति का जो वितरण है वो न्याय संगत रूप से हो, इसके लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अभी कहां है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300A में है। देखेंगे क्या संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो नोट देखेंगे संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, अब इसका वर्णन अनुच्छेद 300A में है और संविधान के भाग 12 में है। देखेंगे भारत के 6 मौलिक अधिकार। इस खंड में हम भारत के मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं और उसमें प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार, देखेंगे समानता का अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है।
ठीक ना। यह सरकार में समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। इस अधिकार में उपाधियों के साथ साथ अस्पृश्यता का भी उल्लंघन है। यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार का वर्णन किया गया उसके बारे में कहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, हम इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको विस्तार से जानते हैं जो समानता का अधिकार 14 से जो 18 है क्या कहता है। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे और आप लोग भी जो हम बताएंगे उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे समानता का अधिकार के विषय में हम लोग जानते हैं। देखेंगे समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है इसका वर्णन है। राइट, तो सबसे पहला प्रश्न है समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है। देखेंगे सबसे पहला सवाल है समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है। ठीक है, तो देखेंगे आप जानते होंगे अभी हम लोग बात कर रहे थे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो देखेंगे हमारे समाज में विभिन्न स्तर पर असमानता था, वो जाति के नाम पर हो, लिंग के आधार पर हो, निवास स्थान के आधार पर, विभिन्न तरह के जो है असमानता था। तो इसीलिए अगर आपसे सवाल कोई पूछता है समानता, भारत के संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी का वर्णन है, तो समानता का अधिकार क्या है, तो देखेंगे हमारे समाज में जो विभिन्न स्तर पर जो असमानता फैला हुआ है उसको समाप्त करने का माध्यम ही समानता कहलाता है। ठीक है, देख लेंगे समानता क्या है, तो लिखेंगे हमारे समाज में विभिन्न स्तर पर, हमारे समाज में विभिन्न स्तर पर फैले असमानता, हमारे समाज में विभिन्न स्तर पर फैले असमानता को समाप्त करने का माध्यम ही समानता है। यानी हमारे जो समाज में जो विभिन्न स्तर पर जो असमानता फैला हुआ था उसको समाप्त करने का माध्यम ही समानता है। देखेंगे इसी में हम लोग तो पढ़ रहे थे अस्पृश्यता का अंत, पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे जो है उपाधियों का अंत। तो देखेंगे हमारे समाज में ऐसा प्रमाण मिलता है जो इतना जो है असमानता था, ऊंच नीच जाति के आधार पर, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो सार्वजनिक स्तर पर जा नहीं सकते थे, लोग उन्हें सार्वजनिक भोज भात में खिला नहीं सकता था, मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो ये हमारे समाज में क्या था, व्याप्त कुरीति था। तो उसको समाप्त करने का माध्यम ही इक्वालिटी कहलाता है। और देखेंगे कोई भी देश, देखेंगे कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र तभी विकसित बन सकता है, तभी विकास कर सकता है जब उसके यहां समानता हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सॉरी, देखेंगे वो तो समाज है, देश है, अपने परिवार में ही देखेंगे अगर भेदभाव होता है तो परिवार क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, परिवार का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से देखेंगे जो भारत के संविधान में संवैधानिक प्रावधान क्या है अनुच्छेद के अनुसार। तो देखेंगे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार में पहला अनुच्छेद आता है 14। तो देखेंगे यहां से बीपीएससी सिविल सर्विस में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 14 में दो बातें कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा बात कहता है विधि के समक्ष संरक्षण। अब देखेंगे दो बात कहा गया है, आर्टिकल 14 में दो बातें कहा गया है,
विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। तो देखेंगे विधि के समक्ष जो है, जो समानता है, यानी विधि के समक्ष जो इक्वालिटी है, यह कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। और विधि के समक्ष संरक्षण जो है वो बात कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। तो यही क्वेश्चन बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा था। अब देखेंगे पहला बात है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि मतलब क्या होता है? कानून। विधि मतलब क्या होता है? लॉ। और यहां पर विधि के समक्ष संरक्षण, यानी लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। तो देखेंगे विधि के समक्ष समानता क्या है। तो देखेंगे अनुच्छेद 14 कहता है जो भारत में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है जो कानून से मिलने वाला लाभ, कानून से मिलने वाला लाभ सभी व्यक्ति को समान रूप से मिलेगा, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, जैसे आप चोरी किए हैं, ये भी चोरी किए हैं, ठीक है, तो आप लड़का है और ये लड़की हैं, तो दोनों को दंड समान होगा कि अलग अलग होगा? समान होगा। इसी को ना बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। लेकिन भारत के संविधान में विधि के समक्ष संरक्षण का भी वर्णन है, जो कि जो पहला पैराग्राफ है उसका अपवाद है। यानी भारत के संविधान में कुछ लोगों के लिए कानून के तरफ से संरक्षण प्राप्त है, जैसे प्रोटेक्शन प्राप्त है, यानी संरक्षण प्राप्त है। जैसे कौन है? तो जैसे जो है इसमें आते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण प्राप्त है कानून से। अब देखेंगे भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर बने रहेंगे, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर बने रहेंगे उनके खिलाफ कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं होगा। राष्ट्रपति जब तक पद पर हैं उनको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। सेम वही है राज्यपाल के लिए। तो यह क्या हो गया? कानून से उनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। कहा गया है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर दीवानी मामला दर्ज हो सकता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामला दर्ज हो सकता है, दीवानी मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन 2 माह पूर्व सूचना देना होगा। समझे? दीवानी मामला समझते हैं आप लोग? बोलिए। दीवानी मामला 2 मामला होता है। देखेंगे एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। एक होता है दीवानी मामला, एक होता है फौजदारी मामला। तो दीवानी मामला में होता है जैसे रुपया पैसा से संबंधित मामला हो, विवाह तलाक से संबंधित मुद्दा हो, जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो, रेंट से जुड़ा हुआ मामला, ये सब दीवानी मामले में आता है। ठीक ना? रुपया पैसा, विवाह तलाक, उत्तराधिकार, ये सब दीवानी मामला में होता है। और फौजदारी मामला में क्या होता है? मारपीट, खून, बलात्कार, ये सब जो है फौजदारी मामले में होता है। तो ये वाला मामला तो उन पर दर्ज ही नहीं होगा जब तक वो पद पर बने रहेंगे, लेकिन यह मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन यह जो है 2 महीना पहले उनको सूचना देना पड़ेगा। ठीक ना? तो आप देख लिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 2 बात कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, लेकिन इसके अपवाद है विधि के समक्ष संरक्षण। इसी में है जब भारत के यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे तो उन पर भारत का कानून काम नहीं करेगा। तो क्या है? उनको कानून से प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसको भारत में जो है प्रोटेक्शन प्राप्त है कानून से। राइट? तो यह हो गया आपका अनुच्छेद 14। अब आइए अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे,
यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, जो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिए गए हैं या विधि के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिए गए हैं, ये सब बातें पूछे गए हैं। ठीक है, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लेंगे। देखेंगे मौलिक अधिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम ध्यान में रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ निर्णय दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी देखेंगे होंगे जो बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, अनुच्छेद 48 में वन एवं वन जीव से संबंधित जो है मामला, उसको संविधान सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में डाल दिया है। तो इसको हम लोग डिटेल से फिर अगले जो है सेशन में बताएंगे। पहले इसको देखते हैं समानता के अधिकार को। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 15। अब देखेंगे अनुच्छेद 15 जो है फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 15। अब देखेंगे अनुच्छेद 15 जो है इसमें 5 खंड है, 6 खंड है जो महत्वपूर्ण है। देखेंगे अनुच्छेद 15 का आता है जो राज्य जो है जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखेंगे अनुच्छेद 15 का 2, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लेंगे, हम खंड तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। अनुच्छेद 15 का खंड 1 कहता है राज्य जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखेंगे अनुच्छेद 15 का खंड 2 कहता है राज्य जो है राज्य नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव को धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकेगा। देखेंगे दो अलग अलग पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है राज्य जो है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकेगा। क्या बोले? जाति, धर्म, लिंग आ गया तो सब रंग रूप आग नहीं गया, ठीक ना। अब अनुच्छेद 15 का 3 कहता है, अनुच्छेद 15 का 3 जो है राज्य को निर्देश देता है, राज्य स्त्री यानी महिलाओं राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास कर सकता है, विशेष प्रयास कर सकता है। देखेंगे यहां पर जो है राज्य को यह शक्ति देता है, राज्य महिलाओं के विकास के लिए, राज्य बच्चों के उत्थान के लिए, उत्थान मतलब क्या होता है? विकास, ठीक है। राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष काम कर सकता है। तो देखेंगे इसी के तहत विभिन्न सारे राज्य सरकार महिलाओं के विकास के विभिन्न सारे योजनाएं चलाते हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग योजना है और बच्चों के लिए भी है। तो यह हो गया 15 का 3। देखेंगे 15 का 4 जो है इसमें क्या कहता है? 15 का 4 जो है इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको चंपाकम दुराइजन मामला था। अब देखेंगे जैसे आप लोग आज जाते होंगे कॉलेज में नामांकन कराने, तो देखते होंगे ओबीसी के लिए इतना सीट, जनरल के लिए इतना सीट रहता है ना। तो पहले 1951 के पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया जो शैक्षणिक संस्थानों में यानी कॉलेजों बीबी का मतलब हो गया विश्वविद्यालय में, जो सामाजिक जो देखेंगे लिखा हुआ है जो सोशली यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक, जो सोशली एवं शैक्षणिक
रूप से जो सोशली एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें नामांकन में आरक्षण यानी एडमिशन में उनको आरक्षण दिया गया। कहां? कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में। किसको? पिछड़े वर्ग को, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। तो क्या बोले? वो लोगों को दिया गया जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से। कब दिया गया? 1951 में। उसके पहले ऐसा नहीं था। तो यह 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4 देख लिए। देखेंगे 15 का जो है खंड 5, आर्टिकल 15 का खंड 5 जो है यह अभी मूल संविधान में नहीं था, 2005 में जोड़ा गया। 2005-6 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। हम इसके पहले क्या बताए थे? कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को, यही ना बताए थे। तो कॉलेजों और विश्वविद्यालय बताए थे। तो यहां पर जो है देखेंगे कॉलेजों और विश्वविद्यालय बताए थे। यहां पर देखेंगे 15 का 5 इसको जोड़ा गया 2005-6 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी भारत में जो शिक्षण संस्थान थे जैसे IIT, IIM, एम्स, जो उच्च शिक्षण संस्थान थे, तकनीकी शिक्षण संस्थान थे, जो आरक्षण से मुक्त थे, यानी वहां पर आरक्षण नहीं था। कब तक? 2005 के पहले। दिल्ली एम्स में आंदोलन होता है बच्चों लोगों का, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं, 93वां संविधान संशोधन होता है 2005 में। और इसके द्वारा जो है उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान। अब तकनीकी शिक्षण संस्थान में कौन कौन है? तो इसमें है IIT, IIM, एम्स, ETC, जो ये सब संस्थान थे, उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान। निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण प्रदान किया गया। यानी 2005 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान जो आरक्षण से वंचित किए गए थे, जहां पर आरक्षण नहीं था, उन्हें भी आरक्षण दिया गया। कहां कहां? IIT, IIM, ये सब नाम सुने होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज इत्यादि जो संस्थान है। साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थान, ठीक है, यानी निजी शिक्षण संस्थान में भी जो है यह व्यवस्था किया गया, वहां भी आरक्षण दिया गया। ठीक ना? किसको दिया गया? जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें दिया गया। और लेटेस्ट है जो आप लोग सुने होंगे, अब यह कौन है? तो आर्टिकल 15 का 6 इसको जोड़ा गया 124वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया? जो देश में जितने शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हो या कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, सभी में EWS को यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी समान वर्ग के, जनरल वर्ग के वैसे लोग जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उन्हें नामांकन में 10% आरक्षण दिया गया। 10% आरक्षण यहां पर लिखना होगा। कहां? नामांकन में, भूलना नहीं है। नामांकन में, नौकरी में भी दिया गया इसी संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन उसका वर्णन अनुच्छेद 16 का खंड 6 में है। लेकिन जब कॉलेज की बात करेंगे, विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, तो उन्हें 124वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में जो है उन्हें आरक्षण दिया गया, EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो यह रहा आपका अनुच्छेद 15, जिसको हम लोग देख रहे हैं समानता का अधिकार, जिसका वर्णन 14 से 18 है। ठीक है, तो देखेंगे जो है आज की क्लास में हम लोग इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग समानता के अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे,
17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, तो उसको बारी बारी से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मौलिक अधिकार में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या कोई भी मन में उत्सुकता है किसी भी प्रश्न को पूछने का, तो आप लोग मैसेज करेंगे, आपका जवाब दिया जाएगा। और अगले क्लास में आप लोग फिर से मौलिक अधिकार पढ़ के आएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार एग्जाम के साथ साथ आम जिंदगी में मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।